Yes. Dear students, we were on Rutherford model and we have discussed Rutherford model and what postulates he has given. Next is drawback of Rutherford. Rutherford ने ऐसी क्या कमियां रखी जिसके अकॉर्डिंग कुछ कमियां रखी थी, उसके बाद उन कमियों को देखते हुए कुछ नए मॉडल्स और दिए गए। किसके ऊपर? एटम्स के ऊपर। तो देखते हैं, इनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने ये रदरफोर्ड जो मॉडल है इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इनकी जो कमी थी वो ये थी कि इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कोई बात नहीं की। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, स्टेबिलिटी क्यों? कि इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं। तो जब भी कोई पार्टिकल्स मोमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है, ठीक है। अब वो लगातार रिवॉल्व कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म होगी और ख़त्म होते होते उसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वो किसके अंदर गिर जाना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में बट ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ, बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अ चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस लॉसेस एनर्जी कंटिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो रेडिएशन की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन शुड फॉलो स्पाइरल पाथ। फाइनली इलेक्ट्रॉन फॉल इन द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करते हुए इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाना चाहिए? न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। और एंड एटम शुड कोलैप्स, और एटम का जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ही उसके अंदर गिर गया तो एटम ही ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। एटम इज़ स्टेबल। एटम क्या है? स्टेबल है। दिस रदरफोर्ड मॉडल इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और इस तरीके से जो रदरफोर्ड जो हैं वो इसका आंसर नहीं दे पाए और ये रदरफोर्ड मॉडल है ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में हम कमिंग टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रा। इनेबल टू एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इन्होंने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उन सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं? उन सर्कुलर पाथ में कौन कौन से सर्कुलर पाथ में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, इसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है अब यहाँ पर हमारा रदरफोर्ड मॉडल ख़त्म हो गया है। इसके बाद बोहर आए और उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। उसके पहले हम कुछ टर्म्स हैं एटम से रिलेटेड उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 एटॉमिक नंबर। इसके बारे में मैं पहले भी आपको इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। जस्ट एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटोन, इट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटोन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटोन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ आर सेम है ना एटम। नंबर इलेक्ट्रॉन का नंबर, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी वजह से प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो प्लस, और तो जितने प्लस हैं उतने ही माइनस है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं। और इसीलिए जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन इन मास नंबर, इट्स इक्वल टू द, अब मास नंबर किसे बोलेंगे? आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, तो मास सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मास नंबर, एटॉमिक मास। अब आता है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? तो आइसोटोप क्या है? किसी भी एलिमेंट, एक ही एलिमेंट जो हैं, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम ही है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर तो क्या हो? सेम हो। एटॉमिक नंबर तो क्या हो? सेम। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड। किससे डिनोट करते हैं? जेड से, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर तो सेम
बट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटॉप बताए हैं, तो हाइड्रोजन का आइसोटॉप नंबर 1 क्या है, हाई प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटेरियम एंड नंबर 3 ट्राइटेरियम। ये क्या है, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मैं प्रोटियम को लिखूँ तो 1H1, 1H1 में जो नीचे वाला है ये तो क्या बताता है, नीचे वाला जो लिखा हुआ है ना ये वाला, ठीक है, जिसको कि मैं जस्ट रेड कलर से बताती हूँ, ये वाला क्या है, जेड, ये क्या बताता है, जेड। और ऊपर वाला क्या है, एटॉमिक मास, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म जिसमें कि जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या रहता है, सेम, बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट। तो यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम का जो एटॉमिक नंबर जो कि नीचे लिखा जाता है, देख रहे हैं आप, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जिसको मैंने जेड बता रखा है वो तो सबका क्या है, सेम, लेकिन ऊपर जो लिखा गया है वो क्या है, डिफरेंट। ऊपर जो लिखा गया है वो, अच्छा ये 1 कैसे आया, क्या बताता है 1, एटॉमिक मास का मतलब क्या है, सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन, ये देखो जेड का मतलब क्या है, प्रोटॉन ही तो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन तो कितना है, पिंक से लेती हूँ मैं, तो यहाँ पर प्रोटॉन तो कितना है 1 और न्यूट्रॉन कितना है 0, तो इसलिए इन दोनों का सम क्या हुआ 1, तो यहाँ पर ऊपर 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, अब यहाँ पर दोबारा देखिए प्रोटियम, प्रोटियम को कैसे लिखेंगे, 1H2, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं 1, तो दोनों का सम कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो 1 है और जो ट्राइटेरियम लिखेंगे उसका क्या है 3। तो इस तरीके से यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटॉप। तो यहाँ पर ये लर्न करना है आपको कि राइट द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम। यहाँ पर एक न्यू क्वेश्चन जो है वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि प्रोटियम को देखकर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। अब आता है आइसोबार, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब ऊपर वाला तो क्या था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जबकि यहाँ पर क्या है, आइसोबार में क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। ऊपर मास नंबर क्या था, अलग अलग था, ऊपर मास तो नंबर क्या था, अलग अलग, और एटॉमिक नंबर सेम था। यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। जिस तरीके से आप देख लीजिए यहाँ पर कि पोटेशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम जो है ये पोटेशियम जो है उसका जो मास नंबर है वो, पोटेशियम और कैल्शियम दोनों का मास नंबर क्या है 40, दोनों का मास नंबर क्या है 40, लेकिन दोनों का अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में जो प्रोटॉन नंबर है, मतलब एटॉमिक नंबर है, वो कितना है 19, जबकि कैल्शियम में प्रोटॉन नंबर कितना है 20, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये इन दोनों का 40 - 19 कितना हो गया, अब यहाँ पर देखिए पोटेशियम में प्रोटॉन कितना है 19 है, तो यहाँ पर क्या गया एटॉमिक नंबर, जस्ट थोड़ा सा वेट की देखो इसको एक बार। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं पोटेशियम और आर्गन, कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम तीनों का एटॉमिक मास तो कितना है 40, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना है डिफरेंट है, 18, 19 और 20, ठीक है। वही हम बात कर रहे हैं कि एटॉमिक मास डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर सेम। अब एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर तो क्या है 18 है, तो यहाँ पर प्रोटॉन 18 हुए तो न्यूट्रॉन कितना हुआ 40 - 18, तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पोटेशियम में जो प्रोटॉन है वो कितने हैं 19 हैं, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 40 -
17 तो वो न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। मास और कैल्शियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो प्रोटॉन भी कितना है 20, तो न्यूट्रॉन कितना होगा 40 - 20, तो वो न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आइसोबार हो गया। अब हम बात करते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या है? द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। ठीक है, ये तो सिंपल है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सिर्फ आइसोटॉप में सेम थे, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो कि मैक्सवेल ने दी थी। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।